नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिग ओशियन ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे और उसमें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है और सबसे जो प्रमुख नदी है वो दोस्तों कौन सी है, तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी। और आज हम नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी को। और इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपको इसमें दोस्तों पढ़ना है कि जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम, दोस्तों इसका उद्गम कहां से होता है। तो दोस्तों इसका जो उद्गम होता है वो होता है मैकाल श्रेणी। पहला दोस्तों आपको याद रखना है कि किस श्रेणी से, मैकाल पर्वत श्रेणी से। कहां से? मैकाल पर्वत श्रेणी से। और दोस्तों मैकाल पर्वत श्रेणी के बाद आपको याद करना है ये जो तहसील है हमारी वो आती है पुष्पराजगढ़। पुष्पराजगढ़ आपको तहसील याद करना है दोस्तों। तहसील हमारी कौन सी है, तो पुष्पराजगढ़। इसके बाद दोस्तों जो जिला पड़ता है, जो जिला है हमारा वो कौन सा है, तो दोस्तों वो है हमारा अनूपपुर। कौन सा जिला है? अनूपपुर। अनूपपुर हमारा जिला है। और अनूपपुर में भी स्थान आपको दोस्तों कौन सा याद रखना है? अमरकंटक। कौन सा दोस्तों? अमरकंटक। और दोस्तों अमरकंटक में भी आपको अभी तक ये दोस्तों कहीं आपको नहीं बताया गया होगा, अमरकंटक में भी सरस्वती सरोवर है। सरस्वती सरोवर है। सरोवर का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक तालाब होता है। सरोवर का मतलब क्या होता है? एक तालाब। तो सरस्वती सरोवर है, वहां से किस नदी का उद्गम होता है, तो दोस्तों नर्मदा हमारी जो नदी है इसका उद्गम होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है, तो दोस्तों मैकाल पर्वत श्रेणी से। अमरकंटक में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो याद रखना है मैकाल पर्वत श्रेणी है। और हमारा तहसील कौन सी है, तो पुष्पराजगढ़ आपको तहसील याद करना है। और जिला हमारा कौन सा है? अनूपपुर। और अनूपपुर में भी अमरकंटक, और यहां भी आपको याद रखना है सरस्वती सरोवर। ये बात हुई दोस्तों हमारी किसकी, जो नर्मदा नदी के उद्गम की। इसके बाद अगला इसमें जो आपको पॉइंट पढ़ना है दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है इसके दोस्तों दक्षिण साइड में ध्यान रखोगे, इसके जो दक्षिण वाला हिस्सा है, ये जो नर्मदा नदी है, ये जो नर्मदा नदी है इसके दक्षिण साइड में, इसके दक्षिण वाली साइड में, तो दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिलती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोस्तों पूछा जाता है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो दोस्तों याद रखना है कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोस्तों नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी पड़ती है, तो आपको उत्तर में दोस्तों याद रखना है यहां पड़ती है हमारी विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी हमारी कहां पर पड़ती है, तो दोस्तों उत्तर में हमारी विंध्य पर्वत श्रेणी पड़ती है। इसके बाद दोस्तों ये जो हमारी नर्मदा नदी है इसको दोस्तों, इसमें जो अगला पॉइंट आपको पढ़ना है, ये जो हमारी नर्मदा जो नदी है ये दोस्तों भ्रंश घाटियों से होकर ये बहती है। भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। भ्रंश घाटियों का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जैसे ही यहां अमरकंटक से ये नदी निकलती है और ये जहां पर भी बहती है ये भ्रंश घाटियां हैं। दोस्तों ये क्या कहलाती है हमारी, ये क्या है हमारी भ्रंश घाटियां हैं। ये कौन सी नदी बह रही है हमारी, ये हमारी नर्मदा नदी बह रही है। और यहाँ ये जो घाटियां बनी हैं ये क्या कहलाती हैं? भ्रंश घाटियां। तो होता क्या है दोस्तों, जब भी एक नदी बहती है तो वो अपने साथ कचरा साथ में लेकर क्या करती है? चलती है। कचरा हुआ, कंकर हुए, पत्थर हुए, उनको वो साथ में लेकर बहती है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है अवसाद। क्या कहलाता है? अवसाद कहलाता है। अवसाद कहलाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है जो नर्मदा नदी है वो अपने साथ सारे कचरे को लेकर, अवसादों को लेकर तो बहती है, लेकिन नर्मदा नदी किससे होकर गुजरती है, तो दोस्तों भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। तो ये नर्मदा नदी यहां से इसका पानी बहता है तो कचरा, ये जो घाटियां इसमें बनी हुई हैं, ये जो हमने घाटियां आपको यहां बनाई हैं, जो कचरा जो होता है, अवसाद जो होते हैं,
अवसाद दोस्तों इस भ्रंश घाटियों में रुक जाते हैं, अवसाद इन भ्रंश घाटियों में रुक जाते हैं, जिससे क्या होता है कि नर्मदा का केवल पानी पानी जाता है। तो दोस्तों जब इस नदी में अवसादों का क्या होता है, अभाव होता है, अवसादों का क्या होता है दोस्तों, अभाव होता है, अभाव होता है किसका, अवसादों का इस नदी में अभाव होता है। इसीलिए ये जो हमारी नर्मदा नदी है, ये जो हमारी नर्मदा नदी है, इसके मुहाने पर जहां पर इसका दोस्तों क्या होता है, अंत होता है, जहां पर इसका अंत होता है वहां पर दोस्तों ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख, इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, एस्चुरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, एस्चुरी बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, तो दोस्तों याद रखना है नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। दोस्तों जहां पर इसका जो अंत होता है दोस्तों, जो नर्मदा नदी है इसका समाप्त या इसका जो अंत में ये कहां पर जाकर मिलती है, तो दोस्तों इसका अंत आप लिखोगे कहां पर होता है, तो इसमें लिखोगे ये जाती है दोस्तों गुजरात और गुजरात में दोस्तों याद रखोगे क्या पड़ता है हमारा, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में ये जाकर दोस्तों नदी में मिल जाती है और अंत में ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। दोस्तों 27 किलोमीटर ये लंबा ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, उद्गम की बात की, दूसरा हमने इसके उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इसके दक्षिण में पड़ती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी, और नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, जिसके कारण जो है नर्मदा नदी किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है या अंत में ये ज्वार नदमुख बनाती है। और इसका जो अंत होता है तो वो दोस्तों कहां पर होता है, गुजरात में जिला पड़ता है भड़ोच नामक स्थान पर, ये किसमें, खंबात की खाड़ी में जाकर ये नदी मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करेंगे, अब नर्मदा जो नदी है इसके अन्य नामों की बात करेंगे। इसके दोस्तों अन्य नाम कौन कौन से हैं अब हमें ये पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको नाम देखने को मिलेगा, इसमें सबसे पहला आपको अन्य नाम में पहला जो आपको दोस्तों नाम इसमें याद रखना है, इसको बोला जाता है सोमप्रभा बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है रेवा, इसको बोला जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात की इसको कहा जाता है दोस्तों जीवन रेखा। ये कई बार पूछा जाता है दोस्तों कि ये जो नर्मदा नदी है इसको किसकी जीवन रेखा कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखोगे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो हमारी नर्मदा नदी को कहा जाता है। सोमप्रभा किसको कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को। रेवा किसके लिए कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को। इसके अलावा इसको नामदासो भी कहा है दोस्तों, जो टॉलमी नाम का वैज्ञानिक था, टॉलमी नाम के वैज्ञानिक ने नर्मदा नदी को क्या नाम दिया है, नामदासो नाम दिया है। तो दोस्तों ये हमें नर्मदा नदी के अन्य नामों में याद रखना है। कुछ और फैक्ट हैं दोस्तों इसके नाम से संबंधित, उनको और आप लिखेंगे यहां पर हम दोस्तों याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की भारत की हृदय रेखा, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भारत की हृदय रेखा किसे कहा जाता है, भारत की हृदय रेखा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे किसको कहा जाता है, हमारी नर्मदा नदी को कहा जाता है। दोस्तों याद रखोगे 3 मई 2017 को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है,
जीवित नदी का दर्जा दिया गया है किस नदी को? तो दोस्तों याद रखोगे कौन सी नदी है हमारी? नर्मदा नदी को। कहा पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जीवित नदी किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है दोस्तों? नर्मदा नदी को कहा जाता है। इसके अलावा इसी के साथ आप एक और पॉइंट दोस्तों यहीं पढ़ लीजिए। आपने सुना होगा कि नमामि देव नर्मदे यात्रा। दोस्तों ये नमामि देव नर्मदे यात्रा, पहला तो आपको यही याद रखना है कि ये कहां से संबंधित है? तो ये हमारे कहां से संबंधित है दोस्तों? नर्मदा नदी से संबंधित है। दूसरा इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, ये क्या है दोस्तों? एक यात्रा है। तो इस यात्रा का दोस्तों उद्देश्य क्या था? इस यात्रा का दोस्तों उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका उद्देश्य था जो हमारी नर्मदा नदी है इसका संरक्षण और शुद्धिकरण। तो पूछा जाता है दोस्तों कि जो नमामि देव नर्मदे जो यात्रा की गई थी उसका उद्देश्य क्या था? तो जो हमारी नर्मदा नदी है इसका जो जल है उसके संरक्षण और उसके शुद्धिकरण के लिए ये जो है यात्रा की गई थी। और दोस्तों ये यात्रा कब हुई थी? तो याद रखोगे ये स्टार्ट हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 2016 को, और 148 दिनों तक दोस्तों ये यात्रा की गई थी। और मध्य प्रदेश के 16 जिलों में दोस्तों, मध्य प्रदेश के 16 जिलों में जो हमारी नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है। इसीलिए दोस्तों ये जो नमामि देव नर्मदे यात्रा जो हुई थी ये भी मध्य प्रदेश के 16 जिलों में हुई थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं कि नमामि देव नर्मदे यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? 11 दिसंबर 2016 को। ये कितने दिनों तक चली थी दोस्तों? 148 दिनों तक। और कितने जिलों में हुई थी? तो आपको याद रखना है कितने जिलों में? मध्य प्रदेश के 16 जिलों में ये हुई थी। इसके बाद दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है ये इसकी दोस्तों आपको याद रखना है इसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे, इसकी दोस्तों लंबाई की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है इसकी जो लंबाई है वो टोटल लंबाई आपको याद रखना है। टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 1312 किलोमीटर। देखो दोस्तों 13-12 किलोमीटर इसकी आपको याद रखना है। इसके अलावा अब दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है ये कहां पर? अभी हमने लिखा ये सारी चीजें हमने मध्य प्रदेश में पढ़ी। जो नर्मदा नदी है वो 3 राज्यों में अपने यहां पर बहती है। तो आपको याद रखना है ये टोटल इसकी लंबाई हो गई। ये कहां पर बहती है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये दोस्तों कहां पर जाती है? गुजरात। और इसके अलावा गुजरात के पहले दोस्तों कहां पर होती है? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र। और उसके बाद दोस्तों कहां पर जाती है? ये गुजरात में। 3 जगह इसमें आपको याद रखना है। पहली कहां पर दोस्तों? तो आपको मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कहां पर? गुजरात। आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई तो इसकी कितनी है दोस्तों? 13-12 किलोमीटर आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में दोस्तों इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती है। महाराष्ट्र में दोस्तों आपको याद रखना है ये 74 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और गुजरात में दोस्तों 161 किलोमीटर की यह दूरी तय करती है। तो इतनी लंबाई के साथ दोस्तों ये जो हमारी नर्मदा नदी है, इतनी लंबाई के साथ ये जो नर्मदा नदी है ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। यहां से हमें क्या पॉइंट मिला कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी याद रखोगे दोस्तों? नर्मदा नदी है। ये पॉइंट हो गया दोस्तों। इसके बाद 2 पॉइंट आपको इसमें और समझना है दोस्तों। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? तो आपको याद होगा कौन सी? नर्मदा नदी हुई। इसके बाद भारत की ये जो भारत है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। 5वीं सबसे
बड़ी नदी कौन सी है, पांचवी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है दोस्तों कौन सी है, हमारी नर्मदा नदी है। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नर्मदा नदी है ये कौन से नंबर की बड़ी नदी है, तो आपको याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हमारी नर्मदा नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी है नर्मदा नदी, भारत की पांचवी सबसे बड़ी है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। तो दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश, ये जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश के, अभी हमने लिखा यहां पर कितने जिलों से होकर गुजरती है, 16 जिलों से। तो 16 जिलों में अब इस नर्मदा नदी को पढ़ेंगे और इस पे कौन कौन से जलप्रपात बने हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदियों के भी बारे में। दोस्तों जो नर्मदा नदी है इसको जो पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला जो आपने अभी पढ़ा, जो नर्मदा नदी है ये कहां से निकलती है, तो अभी अपन ने पढ़ा कि स्थान कौन सा है, अमरकंटक। कौन सा है दोस्तों, अमरकंटक। और जिला हमारा कौन सा आता है, तो जिला है हमारा अनूपपुर। कौन सा जिला है दोस्तों, अनूपपुर। और अभी हमने पढ़ा कि तहसील आपको याद रखना है, कौन सी तहसील है, पुष्पराजगढ़। दोस्तों यहां से हमारी जो है नर्मदा नदी स्टार्ट होती है। और दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है ये जो नर्मदा नदी है ये किस जिले में पहुंचती है, तो पहुंचती है दोस्तों दूसरा डिंडोरी। आपको याद रखना है किस जिले में, डिंडोरी में। तो दूसरा हमारा जिला कौन सा हुआ दोस्तों, डिंडोरी से ये नदी जो है आगे बढ़ती है, डिंडोरी से नदी आगे बढ़ती है और दोस्तों ये पहुंचती है कहां पर, तो हमारे मंडला से आगे बढ़ती है। फिर दोस्तों ये कहां पर पहुंचती है, तो सिवनी से आगे बढ़ती है तो कहां पर पहुंचती है, तो जबलपुर के बाद दोस्तों याद रखोगे पड़ता है क्या, नरसिंहपुर के बाद दोस्तों याद रखोगे ये जाती है कहां पर, रायसेन के बाद दोस्तों याद रखोगे ये पहुंचती है कहां पर, हमारे सीहोर के बाद याद रखोगे ये जाती है कहां पर, होशंगाबाद में। कहां पर जाती है, होशंगाबाद। और होशंगाबाद के बाद आगे ये बढ़ती है तो पहुंचती है दोस्तों हरदा जिला। कहां पर, हरदा के बाद दोस्तों याद रखोगे ये कहां पर जाती है, तो याद रखोगे हरदा के बाद ये जाती है देवास में दोस्तों पड़ता है नाभिकुंड, इसको अभी अपन पढ़ेंगे। देवास के बाद दोस्तों याद रखोगे ये पहुंचती है खंडवा। कहां पर दोस्तों, खंडवा के बाद ये पहुंचती है दोस्तों खरगोन। और खरगोन के बाद दोस्तों ये पहुंचती है कहां पर, तो हमारा धार जिला। धार के बाद ये पहुंचती है दोस्तों बड़वानी। कहां पहुंचती है दोस्तों, बड़वानी। और लास्ट जो हमारा जिला आता है मध्य प्रदेश का वो आपको याद रखना है, ये है हमारा कौन सा, अलीराजपुर। कौन सा आता है दोस्तों, अलीराजपुर ये हमारा लास्ट जिला आता है। इसके बाद ये पहुंचती है दोस्तों कहां पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से होती हुई ये कहां पर पहुंचती है लास्ट में दोस्तों, गुजरात में जाकर, गुजरात में कहां पर दोस्तों, जिला है हमारा भड़ोच। कौन सा जिला है, भड़ोच जिला है गुजरात का। और यहां पर ये खंबात की खाड़ी
खंबात की खाड़ी। इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा अनूपपुर अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें पढ़ना है। तो इसमें दोस्तों जो हमारा अनूपपुर है, इसमें दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, कपिल मुनि आश्रम। यहाँ पर कपिल मुनि आश्रम है तो उसी कपिल मुनि आश्रम से यहाँ पर एक झरना जो है, एक जलप्रपात हमें देखने को मिलता है, कपिल धारा जलप्रपात। तो आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि कपिल धारा जो वाटरफॉल है, कपिल धारा जो जलप्रपात है, जो कपिल धारा जलप्रपात है वो कहां पर है, तो अमरकंटक अनूपपुर में है। और किस नदी पर है, तो हमारा नर्मदा नदी पर। दोस्तों यहीं पर दुर्वासा ऋषियों का आश्रम हमें देखने को मिलता है, जो ऋषि दुर्वासा थे। तो यहीं पर दोस्तों उन्हीं के नाम पर यहां पर दुग्धधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात कहां पर है, तो दोस्तों याद रखोगे ये भी कहां पर है, हमारा अमरकंटक अनूपपुर में है। और ये किस नदी पर है, तो दोस्तों किस नदी पर है, हमारी नर्मदा नदी पर है। इसके बाद हमने पढ़ा कि आगे कहां पर जाएगी, ये 2 पॉइंट आपको किसमें याद रखना है, अनूपपुर में। यहां पर कहां पर पहुंची दोस्तों, डिंडोरी में पहुंची। डिंडोरी के बाद आपको मंडला में आपको याद रखना है दोस्तों, ये जो नर्मदा नदी है, मंडला में पहुंचकर दोस्तों कुछ इस आकार का, ये जो मंडला हमारा जिला है उसको इस आकार में घेर लेती है दोस्तों। और बीच में ये जो हमारा जिला पड़ता है वो हमारा कौन सा जिला पड़ता है दोस्तों, मंडला जिला पड़ता है। यहां से ये नर्मदा नदी हमारी बहती हुई आती है और जो मंडला जिला है इसको 3 तरफ से घेरते हुए, और ये कहां पर निकल जाती है दोस्तों, सिवनी में ये निकल जाती है। तो दोस्तों ये जो नर्मदा नदी है, ये जो है मंडला जो जिला है, इसका आकार किस प्रकार कर देती है दोस्तों, कुंडली के आकार का। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि नर्मदा नदी जो है किस जिले में कुंडली का आकार कुंडली के रूप में बहती है। तो याद रखना है किस जिले में बहती है दोस्तों, मंडला जिले में बहती है। इसके बाद एक पॉइंट और इसी से हमें समझ आता है कि ये जो मंडला हमारा जिला है, ये 3 तरफ से दोस्तों किससे भरा है, किससे घिरा है दोस्तों, नर्मदा नदी से घिरा है। 3 साइड से ये किससे घिरा है, नर्मदा नदी से घिरा है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का प्रायद्वीपीय जिला कहलाता है, प्रायद्वीपीय जिला कहलाता है, प्रायद्वीपीय जिला। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का में कौन सा जिला प्रायद्वीपीय जिला कहलाता है, तो दोस्तों कौन सा कहलाता है, मंडला कहलाता है। प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये कोई स्थान है, ये कोई स्थान है और ये स्थान 3 साइड से जल से घिरा हुआ है और एक साइड से किससे, वो स्थल से घिरा हुआ है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय कहलाता है। प्रायद्वीपीय जिला कौन सा आएगा, तो दोस्तों याद रखना है मंडला। कौन सा आएगा दोस्तों, मंडला। मंडला के बाद दोस्तों कहां पर पहुंचती है, सिवनी। और सिवनी में आपको कुछ याद नहीं करना, आगे पहुंचते हैं हम कहां पर, जबलपुर में। तो दोस्तों जबलपुर में आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक बांध पड़ता है, महारानी लक्ष्मीबाई बांध, या इसको बोला जाता है दोस्तों बरगी बांध। ये इंपोर्टेंट है दोस्तों, बरगी बांध पूछा जाता है कहां पर है, तो बरगी बांध कहां पर है दोस्तों, जबलपुर में है। और किस नदी पर है, तो दोस्तों किस नदी पर है, हमारी नर्मदा नदी पर है। इसके बाद अगला यही हमारा जो जबलपुर है, इसमें एक और पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, जो जबलपुर है, इस जबलपुर में एक स्थान पड़ता है, वो कौन सा स्थान है दोस्तों, भेड़ा घाट। कौन सा दोस्तों, भेड़ा घाट याद रखोगे। और भेड़ा घाट पर दोस्तों यहां पर जो जबलपुर, ये जो नर्मदा नदी है, इसमें एक नदी आकर मिलती है, उस नदी का नाम है दोस्तों बामन गंगा। कौन सी है, बामन गंगा। तो दोस्तों बामन गंगा और इस तरफ हमारी कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, इन दोनों के संगम पर, इन दोनों का जो संगम है यहां पर बनता है दोस्तों क्या, हमारा भेड़ा घाट। और यहीं पर ये जो भेड़ा घाट है, इसी को क्या कहा जाता
जाता है तो दोस्तों इसको कहा जाता है धुआंधार जलप्रपात। तो पूछा जाता है दोस्तों ये जो धुआंधार जलप्रपात है या धुआंधार वाटरफॉल है ये कहां पर है? तो हमारा भेड़ाघाट में भी कहां पर? जबलपुर में। कहां पर है? जबलपुर में। और यहीं पर दोस्तों ये जो जबलपुर भेड़ाघाट वाला स्थान है यहीं पर हमें बंदर कूंदनी स्थान दोस्तों याद रखना है, बंदर कूंदनी। ये जो भेड़ाघाट है दोस्तों आप में से कुछ लोग गए भी होंगे, ये जो बंदर कूंदनी है आप में से कुछ लोग यहाँ पर गए भी होंगे। भेड़ाघाट में जो संगमरमर की जो चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं, यहाँ पर ऐसा कहा जाता है पुरानी कथाओं में कि यहाँ पर बंदर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए क्या करते थे? छलांग लगाते थे, इसीलिए इसको कहा जाता है बंदर कूंदनी जगह। ये कहां पर है? बंदर कूंदनी। तो आपको याद रखना है जबलपुर में। बरमान का मेला तो कहां पर लगता है दोस्तों? नरसिंहपुर में। इसके बाद हम पहुंचते हैं दोस्तों रायसेन। और रायसेन में दोस्तों याद रखोगे ये जो रायसेन है, रायसेन की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो दोस्तों याद रखोगे हमारी नर्मदा नदी दक्षिणी सीमा बनाती है दोस्तों। इसके बाद हम पहुंचते हैं कहां पर दोस्तों? सीहोर जिले में। सीहोर में दोस्तों एक स्थान पड़ता है हथनौरा। कौन सा दोस्तों? हथनौरा। और यहां पर आप सभी को पता है कि ये जो हथनौरा स्थान है यहां पर मानव के कंकाल क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों? मानव के कंकाल। सीहोर में दोस्तों क्या पड़ता है हमारा? हथनौरा। और यहां से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? यहां से हमें प्राप्त हुए हैं मानव के कंकाल। मानव के कंकाल जो हमें प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? सीहोर जिले के हथनौरा से। और ये किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हम कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? नर्मदा नदी के किनारे। इसीलिए ये जो हथनौरा से जो हमें मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं इनको दोस्तों नर्मदा मानव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नर्मदा मानव कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो हमें सीहोर जिले के हथनौरा से मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं इनको नर्मदा मानव भी कहा जाता है। और ये जो सीहोर है ये हथनौरा किस नदी के किनारे हुआ? तो हमारा नर्मदा नदी के किनारे हुआ। इसके बाद दोस्तों होशंगाबाद पहुंचते हैं। होशंगाबाद के बाद हरदा, हरदा के बाद देवास। देवास में आपको पॉइंट दोस्तों याद रखना है, ये जो देवास है यहां पर पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पर पड़ता है सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। महादेव मंदिर पूछा गया है दोस्तों। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कहां पर है? तो देवास में है। और किस नदी के किनारे है? तो हमारी नर्मदा नदी के किनारे है। ये जो देवास है इसमें दोस्तों अगला पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पर दोस्तों एक कुंड पड़ता है। कौन सा कुंड है? नाभि कुंड। और दोस्तों इसे नाभि कुंड नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि आप ये जो देवास है, देवास ये क्या है? नाभि कुंड है। यहां पर नाभि कुंड नाम देने का कारण क्या है कि इससे दोस्तों अगर हम इस तरफ को बढ़ेंगे तो यहां से लेके यहां तक जो नर्मदा नदी की लंबाई है वहां और इसके इस तरफ की जो लंबाई है ये दोनों की लंबाई जो है ये बराबर है। तो ये हमारा क्या है? ये देवास में हमारा बीच वाला जो है मुख्य पॉइंट है। इस तरफ की और इस तरफ की जो बीच में जो पॉइंट होता है, जैसे अगर हम हमारे शरीर की बात करेंगे तो नाभि जो होता है, नाभि के ऊपर वाला हिस्सा और नाभि के नीचे वाला हिस्सा दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वैसे ही जो नर्मदा नदी है यहां पर देवास में क्या पड़ता है? नाभि कुंड। और इसके इस तरफ भी लंबाई उतनी ही है और इस तरफ भी लंबाई हमें उतनी ही है। और देवास में ही दोस्तों आपको याद रखना है यहां पर पड़ता है सीता माता का मंदिर। और दोस्तों ये देवास के उदयपुर तहसील में आता है। देवास में भी कहां पर दोस्तों? उदयपुर तहसील में ये पड़ता है। देवास में आपको 3 पॉइंट आपको याद रखना है, नाभि कुंड, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर और सीता माता का मंदिर। ये कहां पर है? हमारे देवास में। इसके बाद हम पहुंचते हैं दोस्तों खंडवा में। और खंडवा में दोस्तों यहां पर याद रखेंगे, यहां पर पड़ता है मांधार जलप्रपात। मांधार
जलप्रपात कहां पर पड़ता है? जो वाटरफॉल है कहां पर पड़ता है? तो हमारा खंडवा में पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, यहां पर पड़ता है हमारा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर हमारा कहां पर पड़ता है? तो दोस्तों याद रखोगे कहां पर पड़ता है? हमारा खंडवा में पड़ता है, और यहीं पर हमारा क्या बना है? ओमकारेश्वर बांध। और यहीं पर दोस्तों आपको याद रखना है एक और स्थान पड़ता है, जहां कौन सा? पुनासा। और यहां पर हमारा कौन सा बांध है? तो इंदिरा सागर बांध। दोस्तों इंदिरा सागर, ये जो बांध है हम इनको अलग से भी पढ़ेंगे, और फिर भी आप चाहो तो यहां भी लिख सकते हो। इंदिरा सागर जो बांध है, इंदिरा सागर बांध, ये भी हमारा कहां पर पड़ता है? खंडवा में। तो खंडवा में दोस्तों आपको 3 चीज याद रखना है। मानधार जलप्रपात कहां पर है? तो खंडवा में है। ओमकारेश्वर बांध कहां पर है? तो खंडवा में है। और इंदिरा सागर बांध कहां पर है? तो खंडवा में है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे हैं? तो हमारी नर्मदा नदी के किनारे हैं। खरगोन में दोस्तों आपको याद रखना है, खरगोन में पड़ता है हमारा महेश्वर बांध। कौन सा? महेश्वर बांध। और दोस्तों याद रखेंगे ये जो महेश्वर बांध है यहां पर पड़ता है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात पूछा जाता है दोस्तों कि सहस्त्रधारा जो वाटरफॉल है ये कहां पर है? तो हमारा महेश्वर में है। और महेश्वर बांध भी कहां पर पड़ता है? हमारा खरगोन में। इसके बाद धार पहुंचती है दोस्तों नर्मदा नदी, आगे बड़वानी पहुंचती है, और लास्ट में पूछा जाता है दोस्तों कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अंतिम किस जिले से होकर गुजरती है? तो वो किस जिले से होकर? दोस्तों यहां हम देख पा रहे हैं कि किस जिले से? अलीराजपुर जिले से होकर गुजरती है। इसके बाद ये महाराष्ट्र में जाती है, जहां पर अभी हमने लिखा कि ये 74 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लास्ट में ये गुजरात में कौन सा जिला है दोस्तों? भड़ोच जिला है, और ये खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। और अंत में ये 27 किलोमीटर लंबा किसका? एस्चुरी या ज्वार नदमुख को बनाती है। इसके बाद दोस्तों यहां पर कुछ और चीजें हैं, किसके बारे में? जो है हम आपको इसकी सहायक नदियों के बारे में और लिख लेते हैं दोस्तों। यहां से हम कुछ चीजों को आपको ये साफ किए देते हैं। अब हमें पढ़ना है ये जो मध्य प्रदेश, ये जो नर्मदा नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो हेडिंग डालोगे आप सहायक नदियां, सहायक नदी। और सहायक नदी में दोस्तों पहले जो इसमें दोस्तों टोटल कितनी सहायक नदियां हैं? इसकी दोस्तों याद रखोगे 41 सहायक नदी हैं। कितनी दोस्तों? 41 सहायक नदी हैं। तो दोस्तों इतनी नदियों, सहायक नदियों के साथ ये मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सहायक नदी किस नदी की है? तो हमारी नर्मदा नदी की है। सहायक नदियों में इसमें दोस्तों बाईं ओर से जो नदियां इसमें आकर मिलती हैं, और दाईं ओर से जो नदियां इसमें आकर मिलती हैं। तो पहले हम लिखेंगे बाईं ओर से, इसमें दोस्तों याद रखोगे 22, और इस तरफ से इसमें 19 नदियां आकर मिलती हैं। कितनी दोस्तों? 19 नदियां आकर मिलती हैं। बाईं ओर से जो नदियां आकर मिलती हैं उनके नाम दोस्तों आपको याद करना है। इसमें पहली जो याद रखोगे बरमान, बंजर, तवा, देनवा, गोई, शेर, शक्कर आदि। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो नदियां आकर मिलती हैं ये किस साइड से आकर मिलती हैं? बाईं ओर से आकर मिलती हैं। अब जो दोस्तों दाईं ओर से नदियां आकर मिलती हैं उसमें आपको लिखना है, इसमें दोस्तों हथनी नदी, हथनी, हिरण, चोरल, हथनी, हिरण, चोरल। यहां पर दोस्तों कोल्हार, कन्हार। इसके अलावा दोस्तों ये किस ओर से आकर मिलती हैं? तो दोस्तों ये किस ओर से आकर मिलती हैं? हमारी दाईं ओर से आकर मिलती हैं। वारना,
या वरना, ये सारी की सारी आदि ये किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? तो याद रखोगे ये किसकी सहायक नदियां हैं? नर्मदा नदी की ये सहायक नदियां हैं। दोस्तों ये हुई हमारी पूरी नर्मदा नदी। इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको सभी यहां पर बताए। सहायक नदियों में आपको याद रखना है 41 सहायक नदियां हैं और नरसिंहपुर में जो है हमारा बरमान घाट का मेला लगता है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों आपको ये हमारी नर्मदा नदी कैसी लगी इसको आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आपको कोई चीज इसमें समझ नहीं आती है तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अगर नर्मदा नदी अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें।